ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पढ़ा था संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार क्या होते हैं और संसाधन को किस प्रकार से बांटा गया है, उनका कैसे संरक्षण करना चाहिए, कैसे नियोजन करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए। रियो डी जेनेरियो का हमने 1992 का सम्मेलन के बारे में भी पढ़ा था और एजेंडा 21 के बारे में भी पढ़ा। आज से हम शुरू करेंगे अलग अलग संसाधनों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं भू संसाधन के बारे में। भू यानी भूमि। हम भूमि में रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। हम देखिए पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर हम सारी अपनी क्रियाकलाप जो होते हैं वो पृथ्वी पर ही तो करते हैं। तो पृथ्वी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है। और पृथ्वी पे हमें बहुत सारी और भी चीजें मिलती हैं, जैसे प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, मानव जीवन है, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था, सारी चीजें हम भूमि पर ही तो करते हैं। हमने रेलवे ट्रैक्स कहाँ बिछा रखे हैं, भूमि पर। हमने फैक्ट्रीज कहाँ लगा रखी हैं, भूमि पर। हम खनिज लवण कहाँ से निकालते हैं, पृथ्वी के अंदर से। और हम बहुत सारी जो चीजें पाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक रूप में भी पौधे हैं, वनस्पति है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सारी हमें कहाँ से मिल रही हैं, पृथ्वी की ही वजह से, भूमि की ही वजह से मिल रही हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि क्या है, एक सीमित है। अब जितना हमारा पृथ्वी का डायमीटर है, जितना मास है, वो तो फिक्स है ना, तो ये कभी भी बदलेगा नहीं, घटे या बढ़ेगा नहीं। इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये लिमिटेड है, ये फिक्स है। इसलिए इसका उपयोग हमें बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, बहुत सावधानी से करना चाहिए, बहुत न्याय संगत तरीके से करना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं। भारत जो हमारा देश है, इस पे हमारे बहुत सारी भू आकृतियां हैं ना। आपने देखा होगा कहीं पर जो है ऊपर की तरफ पहाड़ मिलते हैं, फिर नीचे यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये क्या है, मैदानी इलाका है। इसके ऊपर आप जाइए उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर पहाड़ी इलाका है। फिर इधर आप जाइए तो यहाँ राजस्थान में क्या है, रेतीले क्षेत्र है। उसके नीचे जाइए तो आपको दूसरी तरह की प्राकृतिक चीजें मिलेंगी, पठार टाइप का मिलेगा, है ना। पठार क्या होता है, जो थोड़ा सा जो समतल भूमि है यानी मैदान है उससे थोड़ा ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ों जैसा नहीं होता, थोड़ा ऐसा डेस्क जैसा, मेज जैसा होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है, वो पठार होता है। भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप भी तो पाए जाते हैं, पानी के बीच में छोटे छोटे से जो भूमि के क्षेत्र होते हैं, द्वीप होते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, लेकिन जो हमारे भारत का है वो 43% जो भू क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। जो मैदान है उसी पर तो हम कृषि कर पाएंगे, पहाड़ों पर कृषि कर लेते हैं लेकिन उतनी एफिशिएंटली नहीं, है ना। और जो भी उद्योग है वो हम पृथ्वी पर यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है उस पर सुविधाजनक तरीके से कर पाते हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र का 30% है। 30% हमारे यहाँ पहाड़ हैं। वे कुछ 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। जो पहाड़ होते हैं उस पे क्या होती है, बर्फ जमी होती है। बर्फ जमी होती है, इस वजह से जो वहां से नदियां निकलती हैं तो लगातार बर्फ पिघलती रहती है, जमती रहती है। तो इस वजह से जो नदियां वहां से आती हैं उसमें पानी हमेशा बना रहता है, 12 मास बना रहता है ना। अब क्या है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। पर्यटन विकास यानी पहाड़ हैं, सुंदर सुंदर वैलीज हैं, हाँ, और अच्छे घास के मैदान है, वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए वहां पर लोग घूमने जाते हैं, है ना। और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। 27% वही जो मैदान के नीचे वाला जो एरिया है, जो यहाँ से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद, बिहार के बाद नीचे वाला जो एरिया है, दक्कन का पठार है, ये पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है, खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय कोष हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारा पठार है वो किसी काम का, वहां पर बहुत सारे खनिज का वो है, संचय है। अब भू उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। किस किस उद्देश्य से, एक तो भू संसाधन में हमें मिलता है वन, है ना। वन के तो अलग ही उपयोग हैं, आप बहुत सारे उपयोग जानते हैं। वन से लकड़ी मिलती है, फल मिलता है, जड़ी बूटियां मिलती हैं। अब कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए जो भूमि अनुपलब्ध है उसका यहाँ प्रकार हम देख रहे हैं। पहले बंजर, यानी कि अब ऐसी जो प्राकृतिक तौर पे ही फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है, उसे हम बंजर कह देते हैं। तथा कृषि अयोग्य भूमि,
जो कृषि के लिए उपयोग, जो जहां पर आपको कुछ उपजाऊ होने के लिए कुछ भूमि में चीजें चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन जब वो खत्म हो जाता है तो बंजर या कृषि अयोग्य भूमि में आ जाता है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि। अब गैर कृषि प्रयोजन कौन से हो सकते हैं? जैसे वहां आपने बिल्डिंग बना ली है, वहां आपने सड़क बना लिया है, या कोई फैक्ट्री लगा दी है, तो ये सारी कहाँ उपयोग हो रही हैं? गैर कृषि प्रयोजन में। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य भूमि, जो परती भूमि है उसके अतिरिक्त, परती होती है जिसपे आप कृषि नहीं कर रहे हैं, खेती नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा भी अन्य कृषि अयोग्य भूमि, और उसके अलावा भी कुछ भूमि ऐसी होती है जो कृषि में योग्य नहीं होती है, यूज नहीं की जाती है, जैसे कि स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। जो चारागाह मैदान होते हैं, वहां पर घास वास उगाई जाती है, यहाँ लोग अपने जानवर चराने ले जाते हैं, तो वहां पर वो चारागाह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ना कि कृषि के लिए। विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है ना, जहां पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, उपवन लगे हैं, बाग लगे हैं ना, बाग जो है वो वाला एरिया क्या है, वहां पर भी तो हम कृषि नहीं कर रहे हैं। और तीसरा क्या है? कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। कृषि योग्य है लेकिन वहां पर 5 वर्ष से अधिक वर्ष से कृषि नहीं की गई है, इसलिए बंजर है, वो कृषि के योग्य नहीं है वो भूमि। अच्छा, चौथी कैटेगरी में आती है परती भूमि। परती भूमि क्या होती है? वर्तमान परती, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई है, वो वर्तमान परती। अभी नया वहां पर वो क्षेत्र परती हुआ है, कृषि से उसको बेदखल किया गया है, वहां कृषि नहीं की जा रही, खेती नहीं की जा रही है। और दूसरी कैटेगरी में क्या आती है? वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि। उसके अलावा भी और परती भूमि है जहां 1 या 5 कृषि वर्ष से खेती नहीं की है, जहां सिर्फ 1 वर्ष जो नया अभी छोड़ा गया है फील्ड, वो होता है वर्तमान परती। और वर्तमान परती के अतिरिक्त क्या आता है? जहां 1 से 5 वर्ष हो गया, वहां पर कोई कृषि नहीं की गई है। अशुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जा रही हैं, और वो फील्ड, वो खेत जहां पर लगातार हर साल फसल उगाई जाती है, काटी जाती है, उसका लगातार उपयोग होता रहता है, उसको क्या कहते हैं? कृषित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। भारत में भू उपयोग प्रारूप। भारत में भू उपयोग कैसे होता है? भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक, जैसे भू आकृति, आपकी भू आकृति कैसी है ना, जलवायु आपके यहाँ कैसी है, आपके यहाँ जैसी जलवायु होगी उसी तरह से तो आप भूमि का उपयोग करेंगे, यानी कि भूमि पर किस तरह की कृषि करेंगे, नहीं तो आप उसको किसी चीज में इस्तेमाल करेंगे, वहां सड़क बनाएंगे, मिल बनाएंगे, या किस तरीके से, मृदा का प्रकार आपका कैसा है ना। जैसे हमारे यहाँ क्या है, जहां पठार है वहां पर हम क्या करते हैं? खनन करते हैं, खनिज लवण निकालते हैं, और जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां उपजाऊ भूमि है, वहां खेती करते हैं। और जिस तरह की भूमि है, अलग अलग जगह की अलग अलग भूमि की क्वालिटी होती है, जिस तरह की जहां भूमि है उस तरह की वहां चीजें उगाई जाती हैं, उस तरह की वहां खेती की जाती है। अब मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व पर भी निर्भर करता है। अब जनसंख्या घनत्व कम होगा, ज्यादा फील्ड बाकी होगा, तो आराम से खेती, बहुत ज्यादा जनसंख्या आ जाएगी, हमारी मजबूरी है कि हम वहां बहुत सारे मकान बनाएं। प्रौद्योगिक क्षमता आपकी कैसी है? प्रौद्योगिक क्षमता आपकी अच्छी होगी तभी तो आप खनन कर पाएंगे। आपके यहाँ बहुत सारे खनिज लवण है लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप उसको कैसे निकाल पाएंगे, कैसे उपयोग कर पाएंगे? संस्कृति और परंपराएं भी इसमें शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जितना भौगोलिक क्षेत्रफल हमारा है वो क्या है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, परंतु इसका 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। अब इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या करते हैं अपने पास उपलब्ध भू आंकड़ों का। अब जैसे ये है कि स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पहले क्या था कि बड़े बड़े चारागाह थे, बड़े बड़े फील्ड लोग छोड़ रखे थे अपने जानवरों को चराने के लिए, लेकिन अब जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, हमें मकान चाहिए ही चाहिए, लोग रहेंगे कहाँ, तो उन्होंने उस क्षेत्र को ऑक्यूपाई कर लिया, वहां मकान बना लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो क्षेत्र कम हो ही जाएगा। पशुधन को इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे? लेकिन आपके पास जो जानवर हैं उनको तो चारा चाहिए ही चाहिए, तो उनको कहाँ से चारा मिलेगा? और इसके क्या परिणाम होंगे? वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ हैं और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। जो भूमि अनुपजाऊ होती है उस पे कृषि करने के लिए आपको पहले उसमें वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। पृथ्वी में आपको धरती में डालना पड़ेगा, खनिज डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, उसे उपजाऊ बनाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें फसल उगेगी।
अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनका 1 या 2 बार बोया जाता है। इसलिए ज्यादा 2 या 3 वर्ष में सिर्फ 1 या 2 बार ही बोया जाता है, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा आती है। यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र का लगभग 54% हिस्सा ही खेती हो सकती है। भारत में जितना भी क्षेत्र है उसमें सिर्फ 54% क्षेत्र पे ही हम खेती कर पाते हैं। और वो खेती का जो राज्य हैं जहां पर खेती होती है वो क्या है, पंजाब हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र पर खेती होती है। अब क्या है, हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित हैं। यानी हमारे यहाँ ये नीति बना दी गई। पहले क्या होता था, जरूरत के अनुसार लोग पेड़ काटते चले जाते थे, वन काटते चले जाते थे, तो कोई नीति लाना बहुत जरूरी था उसको नियंत्रण करने के लिए। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 लाई गई, जिसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र पे वन होने ही चाहिए, जितना आपके पास भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक। जिसकी तुलना में वन क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है, लेकिन फिर भी क्षेत्र अभी कम है ना। 33% होना चाहिए, लेकिन 33% है नहीं। क्यों? क्योंकि लोग उसको अपनी जरूरत के अनुसार काट लेते हैं, इलीगल तरीके से भी काट लेते हैं। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर होती है, वन पर, है ना। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है, दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें हैं, सूखी मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि में बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन की अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो रहा है। अब अगर आप लगातार इस चीज को अवॉइड करेंगे कि हमें भूमि की रक्षा करनी चाहिए, आप लगातार पेड़ काटते चले जा रहे हैं। पेड़ों से क्या होता है, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो भूमि को बांध के रखती हैं। आपने वन काट दिया तो भूमि फ्री हो गई। अब क्या होगा, अगर बारिश आई, बाढ़ आई, तो यहाँ से भूमि का कटाव हो जाएगा, भूमि बह जाएगी, जो यहाँ की मिट्टी है वो बह जाएगी, उपजाऊ मिट्टी ऊपर की बह जाएगी, तो कृषि कैसे कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है इनका हमने प्रबंधन सही से नहीं किया है, इस वजह से भूमि संरक्षण का, इसलिए लगातार ये संसाधन का ह्रास हो रहा है, यानी नुकसान हो रहा है हमें। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, पहले ये जानेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए, यानी कि भूमि तो ऐसी चीज है जो हम जब से पैदा हो जाते हैं तब से हमें ये प्राप्त हो जाता है ना। तो इसी पर हम मकान बना रहे हैं, इसी पर हम अपने मशीन मिले लगाए हुए हैं, अपने उपयोग की चीजें बना रहे हैं, इसमें उगने वाले पौधों से भी हम यूज कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का हम लगातार यूज करते रहेंगे और बहुत बुरी तरह से यूज करेंगे। यानी कि जैसे हमें जरूरत पड़ी, हमने पेड़ काट लिया, लेकिन हमें पेड़ लगा भी तो देना चाहिए कोई पौधा, तो वो कुछ दिन में उसकी जगह ले लेगा, लेकिन हम ऐसा करते नहीं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वन कम हो जाएंगे। वन कम होने से क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत सारे नुकसान होंगे, है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो नदियों में ग्लेशियर पिघलेंगे, बर्फ पिघलेगी, नदी में पानी ज्यादा हो जाएगा, बाढ़ आएगी तो भूमि का कटाव होगा, है। इस तरीके से भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है, ठीक। अब निम्नीकरण तो ये समस्या है, लेकिन इसका उपाय भी होता है, जो कि संरक्षण का उपाय। इसका उपाय क्या है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। अब जैसे और एक क्या है भूमि निम्नीकरण का क्या क्या कारण है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वन उन्मूलन तो चलो एक उदाहरण हो गया। उसके अलावा अति पशुचारण, जो पशुचारण कराते हैं, जो जानवरों को चारा खिलाने के लिए ले जाते हैं, बहुत ज्यादा जानवरों को चारण करवा देते हैं। इससे क्या होता है, जब जानवर घास खाते हैं तो साथ में जड़ सहित उखाड़ देते हैं, तो वहां की भूमि ढीली हो जाती है, तो इस वजह से भी भूमि कटाव होता है। खनन की वजह से, खनन बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पर खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों, मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन गया है, ठीक। अब इससे क्या है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। आप अधिक सिंचाई कर दे रहे हो, ऊपर की लेयर बह जा रही है, उसकी वजह से भूमि की क्वालिटी कम हो जा रही है, फिर खेती योग्य नहीं रह जा रही है, तो वो भूमि का निम्नीकरण ही तो है। अति सिंचन से उत्पन्न जल आक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, जिससे मृदा की लवणीयता और क्षारीयता बढ़ जाती है।
खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग, अब सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसते हैं, मृदा बर्तन उद्योग में चूने खड़िया को पीसते हैं, सेल खड़ी को, उसके बाद जो वो उसकी डस्ट निकलती है, एयर में जो डस्ट उसकी जाती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है वायुमंडल को, उससे एयर पॉल्यूशन होता है, और जब एयर में जाती है उसके बाद वो आके धरती पे जम जाती है और एक लेयर बन जाता है चूने का ऊपर, तो वो क्या होता है कि वो जल सोखने की प्रक्रिया को अवरुद्ध करता है मृदा की, और मृदा की क्वालिटी को भी कम कर देता है। इससे क्या है, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण दोनों का ये मुख्य स्रोत है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, जैसे वन आप लगाइए, चारागाहों को उचित प्रबंधन कीजिए, इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं कि आप एक लिमिटेड एरिया बना दीजिए, इसी में आप अपने जानवर को चराइए, ये नहीं कि आपने खुला छोड़ दिया और दूर दूर तक वो चरी डाल रहे हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट बनाइए, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में किया जा सकता है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण किया जाए और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जाए। जो आप खनन कर रहे हैं उसको नियंत्रित कीजिए, उसको प्रॉपर नियोजन कीजिए कि आप ऐसे खुली खाई के रूप में ना छोड़ें, और जो निकल रहा है, प्रदूषण कर रहा है आपका डस्ट, उसका भी कुछ उपाय निकालें कि डायरेक्ट ऐसे नदी में ना बहा दिया जाए, डायरेक्ट एयर में ना छोड़ दिया जाए कि वो जमीन पे आके जम जाए और हमें नुकसान पहुंचाए। अब यहाँ मृदा संसाधन के बारे में हम पढ़ेंगे कि मृदा संसाधन क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी भूमि हमें प्राप्त है। तो मृदा संसाधन में सबसे पहले क्या है, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय योग्य जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जो खत्म नहीं होती यूज करने के साथ। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करता है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और अन्य मुख्य कारक हैं। जो मृदा है यानी मिट्टी, अब हम मृदा की बात कर रहे हैं, ठीक, मिट्टी की बात कर रहे हैं। मिट्टी क्या है, भूमि एक होता है, भूमि मतलब पूरी जो पृथ्वी है वो भूमि है ना, लेकिन मृदा क्या है, ऊपरी लेयर जो है उसकी, ठीक, वो मृदा है, उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। उसको बनाने में कई वर्ष लग रहे हैं, लाखों वर्ष लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर बन रही है उस पे जो जलवायु का है उसका असर होता है, वहां की वनस्पति का असर होता है, वनस्पति वहां झड़ रही है, गिर रही है, सड़ रही है, गल रही है, उससे वो उसके अंदर खनिज बन रहा है, उससे उपजाऊ हो रही है। और इस तरह से मृदा में कई लेयर होती है। सबसे ऊपरी एक लेयर होती है जो संस्तर की मृदा कैसे बनती है, जैसे यहाँ पहाड़ है, धीरे 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 झड़ते 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 इसका क्षय होते होते नीचे मृदा ये सपाट हो गया तो मृदा बन गई। वो किस तरीके की होगी, उसकी क्वालिटी अलग होगी। फिर उप मृदा क्या, अपक्षयी चट्टाने, बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका, इसमें बालू होगा, गाद होगा, है ना। फिर उसके नीचे आया अधस्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने, फिर मतलब नीचे जो है वो चट्टाने ही है, ऊपर बहुत अच्छी आपकी उपजाऊ मृदा मिल जाती है जिसपे हम कृषि भी कर सकते हैं। अब यहाँ क्या है कि प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में योगदान करती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण होते हैं। मृदा जैव यानी ह्यूमस जो होता है वो हमारे लिए उपजाऊ तत्व के रूप में काम करता है। अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। जैसे ह्यूमस यानी कि उसमें कीड़े मकोड़े मर गए हैं तो उनसे खाद, जैव खाद बन गई है। पेड़ पौधे वहां पर हैं, उसकी पत्तियां गिर रही है, सड़ रही, गल रही, वो जैव खाद बन रही है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उसके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं की निम्नलिखित अब हम यहाँ पर अलग अलग मृदा को पढ़ेंगे जो भारत में पाई जाती है। मृदाओं का वर्गीकरण, मृदाओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? अनेक प्रकार की भू आकृतियां हैं, जलवायु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। पहली मृदा हम पढ़ रहे हैं जलोढ़ मृदा। ये मृदा कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में। ये कहाँ से आता है? जो नदियां हैं, है ना, जो पहाड़ों से निकलती हैं नदियां। मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है।
जो पहाड़ है हमारे, यहाँ से जो नदियां आती हैं, हमने पहले ही बताया ये 12 मासी होती हैं। ये नदियां जब ऊपर से पहाड़ों से गिरती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा वेग होता है, बहुत ज्यादा गति होती है, बहुत ऊर्जा। तो ये अपने साथ जो है अपने रास्ते की सारी चीजों को अपने साथ बहा कर लेती हुई चली आती हैं। लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में इनका वेग कम हो जाता है, इनकी गति कम हो जाती है, तो वो धीरे धीरे अपने साथ लाई हुई चीजों को छोड़ने लगती हैं और धीरे धीरे बहने लगती हैं, इनका बहाव कम होने लगता है। तो जो साथ में लाई हुई चीजें छोड़ती जाती हैं, अब पहाड़ी रास्ते से आ रही है, वहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो वो सब क्या है धीरे धीरे इसमें घुलते हैं, तो वो खाद का काम करते हैं। बहुत उपजाऊ मृदा होती है ये, और इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये हमारे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कण का आकार बढ़ता जाता है। यहाँ मैप है, मैप में आप देखिए ये क्या है, ये पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय क्षेत्र है, ये हमारा मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर हमारे पर्वत, यहाँ दिया हुआ ना पर्वत और वन, यहाँ हमारे पर्वत मिल रहे हैं, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर्वत, और ये हमारा क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इसी मैदानी क्षेत्र में हमारी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लाल और पीली रंग की मृदा यहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर हमारे खनिज उपलब्ध होते हैं वहां पर पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन सी मृदा है, ये हमारी है काली मिट्टी। लेटराइट कहाँ पाया जा रहा है, बिल्कुल लाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन ये लेटराइट मृदा है। और शुष्क मृदा कहाँ पाई जा रही है, ये हमारी जो राजस्थान बेल्ट है उसमें पाई जा रही है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कड़ वाली मृदाएं पाई जाती हैं, ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चो क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती हैं। कड़ों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उसकी आयु से भी होती है। ठीक, अब इसमें क्या, आयु के आधार पे जो जलोढ़ मृदा है वो 2 प्रकार की होती है, एक पुराना और एक नया जलोढ़। जो पुराना होता है उसे बांगर कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ नहीं कबाड़ इकट्ठा जाता है, बांगर वाले को दे दो, बंगार वाले को दे दो। तो पुराना यानी बांगर और नया यानी खादर। खादर यानी जिसमें अच्छी अच्छी चीजें अभी हैं, अभी तुरंत आई हैं, तो वो खाद का काम करेंगी, वो उपजाऊ होंगी, तो नए जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की ज्यादा मात्रा होती है। जो बांगर होता है उसमें कंकड़ वंकड़ ज्यादा जाता है, वो उपजाऊ कम होती जाती है। और जो खादर मृदा होती है वो बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण होते हैं, तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं पानी वगैरह, अच्छी उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं, जो इसको गन्ने, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती हैं। आप देखे होंगे जो गेहूं है, चावल है, दलहन है, गन्ना है, ये सब कहाँ उगता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हीं सब एरिया में तो होता है जहां मैदानी क्षेत्र है, जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब दूसरा टाइप है काली मृदा। अब दूसरे टाइप की मृदा है काली, ये कहाँ, इसको पहली बात तो इसके 2-3 नाम है, आप इसको याद कर लीजिए। काली मृदा को हम क्या कहते हैं, रेगुर मृदा भी कहते हैं, या काली कपास मृदा, क्योंकि इसमें कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। इसका रंग काला होता है इसलिए इसको काली मृदा कहते हैं। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार की मृदा दक्कन का पठार, बेसाल्ट क्षेत्र और उत्तरी पश्चिमी भागों में मिलती हैं और लावा जनक शैलों से बनती हैं। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी वहां पाई जाती है जो हमारा महाराष्ट्र बेल्ट होता है। अभी हमने यहाँ देखा ही है कि काली मिट्टी हमें कहाँ मिल रही है। देखिए ये काली मिट्टी का एरिया है, महाराष्ट्र वाला है। ये दक्कन, जो दक्कन का पठार है वो पूरा काली मिट्टी का ही क्षेत्र है जहां पर कपास उगाया जाता है। गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। काली मृदा बहुत महीन कणों और मृत्तिका से बनी होती हैं। ये बहुत महीन कण होते हैं, इसलिए जब इसमें पानी डाला जाता है तो बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, बहुत ज्यादा ये पानी एब्जॉर्ब कर लेती है।
इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। इसमें ये सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जो कि कपास की खेती के लिए बहुत जरूरी है, परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती है। वैसे तो ये बहुत गीली हो जाती है और जब सूख जाती है तो ये फटी फटी सी हो जाती है, इसमें ऐसे आपको दरारें दिखाई देंगी। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती हैं और इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार के साथ ही कर दिया जाता है। जैसे ही पहली बौछार पड़ती है इसकी जुताई कर देते हैं, वरना इन्हें बहुत चिपचिपी हो जाती हैं, इनमें हल चलाना या बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरी टाइप की मृदा है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली इसलिए होती है क्योंकि इसमें आयरन बहुत होता है, इसलिए पहले तो ये लाल होती है, लेकिन जब ये इसमें पानी मिल जाता है तो ये पीले रंग की हो जाती है। लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में दानेदार आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनी होती है। आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में मैदानी पद पर पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के, क्योंकि इसमें आयरन होता है इसलिए ये रेड कलर की होती है, और जब इसमें पानी मिल जाता है तो ये येलो येलो दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब लेटेराइट मृदा। लेटेराइट का मतलब, लेटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है ईंट, यानी कि ये बहुत ठोस होती है, बहुत रफ होती है, इसमें बहुत ज्यादा शुष्क हम इसको कह सकते हैं होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निच्छालन का परिणाम है। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जहां पर और बहुत ऊपर की लेयर बह गई है तो नीचे की ठोस सी परत बस बाकी रह जाती है, ऊपर वाली तो बह गई, जितनी बहने लायक थी, जो ढीली थी वो तो बह गई पानी के साथ, और जो ठोस थी वो तो नहीं बह पाएगी, तो वो रह जाती है। तो वो लेटेराइट मृदा वो होती है। इस मृदा में अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है, ये अम्लीय होती है। इसका pH 6 से भी कम होता है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है, बिल्कुल होगी। जो पोषक तत्व होते हैं वो ऊपरी लेयर में अच्छे से पाए जाते हैं, जब ऊपर की लेयर बह गई तो इसमें पोषक तत्व नहीं होते। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में पाई जाती है। जहां इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं वहां इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप में होता है। इसमें ह्यूमस होता है बहुत अच्छा, यानी कि जो जैव खाद होती है वो इसमें बहुत अच्छी होती है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर इनकी स्थिति के अनुसार इनमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। हाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह पर पाई जाती हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए भूमि निम्नीकरण की संभावना इसमें ज्यादा होती है। मृदा संचरण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटेराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त। आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है, मैप से आप मैप देख लीजिए, मैप को अच्छे से स्टडी कर लीजिए, कौन से एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है और उस मिट्टी की कुछ क्वालिटीज, जैसे काली मिट्टी है तो वो काले रंग की होती है, उसमें बहुत ज्यादा कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको कपास की खेत कहा जाता है, उसे रेगुर मृदा कहा जाता है। और ये सारी इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। हाँ, कहाँ पाई जाती हैं, इसकी कुछ क्वालिटीज क्या है और इनमें किसकी खेती की जाती है। अब लाल पीली है, वो लाल पीली क्यों है? क्योंकि उसमें लौह धातु पाई जाती है और उसमें किस चीज की खेती की जाती है। ये लेटेराइट है तो लेटेराइट किस एरिया में पाई जाती है और वो उसके अंदर ह्यूमस बहुत ज्यादा, जैव जो खाद है वो बहुत ज्यादा होती है। और वो किसके लिए अच्छी होती है? चाय कॉफी के लिए और काजू की फसल के लिए। ये 3-4 पॉइंट आप अपने नोट्स में मिट्टी का नाम डालिए, उसका एरिया डालिए। एरिया याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप मैप को बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए, बार बार देखिए, अक्सर देखिए, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। उस एरिया को आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये एरिया है तो यहाँ कौन कौन से प्रदेश होंगे। और आपको ये याद रख लेना है कि उस मिट्टी में कौन सी फसल होती है, बस इतना सफिशियंट है। इतनी राम कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता रही हूँ। मरुस्थली मृदा, जैसा आप नाम से जान रहे हैं कि वो राजस्थान बेल्ट में होगी। ये मृदा लाल रंग की या भूरे रंग की होती है, रेतीली होती है, लवणीय होती है और नमक की मात्रा इसमें अधिक होती है। झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है।
शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर अधिक होती है। मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। अच्छा, अब क्या है, हमने ये सारी मृदा के प्रकार देख लिए। अब हम देखेंगे वन, हाँ एक बची है वन मृदा। वन मृदा कैसी होती है? जो वन वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां वन होते हैं। पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है। जैसे जैसे पर्वतीय पर्यावरण बदलते हैं, इन मृदाओं का गठन भी, कॉम्बिनेशन भी बदल जाता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं। जैसे कि नदी घाटी है, वहां पर्वत क्षेत्र में जो नदियों की घाटी है, जहां से नदियां बह रही है, वहां पर दोमट होगी, सिल्टदार होगी हैं। और ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे मोटे, ऊपरी कैसे होते हैं? मोटे मोटे कण पाए जाते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होगा ही। वहां से नदियां लगातार बहती रहती हैं, तो उसके साथ साथ मृदा का भी अपरदन होता रहता है। अब क्या है? मृदा अपरदन और संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा का कटाव, और संरक्षण यानी उसका बचाव। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। कटाव हो रहा है, नदियां बह रही है, बाढ़ आ रही है, तो वो मृदा को काटती जाती है, और कटेगी तो वो बह भी जाएगी, इसी को कहते हैं मृदा अपरदन। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती रहती हैं। भाई कहीं से कट के आएगी तो कहीं पर आच्छादित हो जाएगी, तो यहाँ मृदा बन रही है, यहाँ पर अपरदन हो रहा है ना। फिर क्या है? दोनों में संतुलन होना चाहिए, होता ही है। प्राकृतिक तौर पे होता है, हम उसे बिगाड़ देते हैं, वो बात अलग है कैसे। परंतु मानवीय क्रियाएं, जैसे वन उन्मूलन कर दिया, अति पशुचारण कर दिया, निर्माण और खनन की क्रिया कर दी, इससे ये संतुलन बिगड़ जाता है। तथा प्राकृतिक तत्व, अब प्राकृतिक तत्व भी उसमें कुछ जिम्मेदार होते हैं। कौन से? जैसे पवन है, हिमनदी है, या जल मृदा अपरदन है, इनकी वजह से ये संतुलन बिगड़ जाता है। अच्छा, बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे अवनलिकाएं कहते हैं। जैसे ये बह रहा है, बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, तो ये बीच बीच में नाली जैसी बन रही है, इसी को कह रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं? अवनलिकाएं कह रहे हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, जगह जगह पर इसमें नालियां बन जाती हैं, जगह जगह से मृदा सरक गई है, खसक गई है, तो इसे, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? उत्खाद भूमि, बैड लैंड। और चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहते हैं। यहाँ जहाँ जहाँ बीच बीच में गड्ढा है, इसमें आप खेती नहीं कर सकते, तो इसको खड्ड भूमि कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, इसे चादर अपरदन कहते हैं। ऊपर वाला लेयर जो है घुल के बह गया और नीचे वाला बच गया, इसे चादर अपरदन कहते हैं। शीट एरोशन, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। जैसे बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो ऊपर वाली लेयर की हवा मिट्टी को तो वो उड़ा ही ले जाएगी। बहुत ज्यादा हवा चल रही है तो उड़ाती जाए। अब आप कहोगे हवा तो हमेशा चलती है, यानी ये तो हमेशा, लेकिन ऐसा कैसे ऐसा होता नहीं है। देखो, अगर हवा चल रही है तो बीच में पौधे भी हैं, तो इनकी वजह से वो बैलेंस हो जाती है। लेकिन आपने वृक्षों को काट दिया है, यहाँ बिल्डिंग्स बना दी है, तो क्या है, हवा जैसे जैसे बहुत वेग से आएगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो सीधा यहीं आ रही है मैदानी क्षेत्र में, यहाँ से पूरी मिट्टी आपकी उड़ा ले जा रही है, इसकी उपजाऊ कम हो जा रही है, इसकी क्वालिटी कम हो जा रही है। तो ये होता है बैलेंस बिगड़ना। अब ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है, इसे समोच्च जुताई कहते हैं। और समोच्च जुताई मतलब कि जो ढाल वाली जगह है वहां बहाव की गति ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर, जैसी जैसी रेखाएं उसके समांतर ही आप उसमें जोतेंगे, आप उसमें बनाएंगे, तो उसको समोच्च जुताई कहते हैं। साथ साथ में जिस तरह से ढाल है उस तरह से आपने देखा ही होगा कि जो वैसा होता है पहाड़ी क्षेत्र, वहां पर हम ऐसे स्टेयर्स की तरह से खेती होती है ना। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। इस तरह से आप सोपान बनाएंगे तो ये अपरदन को रोकेगी, ये मिट्टी के कटाव को रोकेगी। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। वहां पर जो पहाड़ी एरिया है वहां पर ऐसे सोपान वाली सीढ़ीदार ही कृषि की जाती है। बड़े खेतों को पट्टियों में
बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। जैसे यहाँ हमने फील्ड बनाया, इसके बगल हमने घास की बेल्ट लगा दी, यहाँ घास की बेल्ट, यहाँ घास उगा दिया। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। जैसे मैंने भी बताया, आपने पेड़ काट दिया तो डायरेक्ट पवन आ गई। अब यहाँ पर जाहिर सी बात, इसको बचाने के लिए हम पेड़ लगा दें ऐसे ऐसे, और बगल में खेत बना दें, तो ये पेड़ इसके कटाव को रोकेंगे। भारत में पर्यावरण की दशा अब क्या है? सुखो-माजरी गांव और झाबुआ जिले में यह कर दिखाया है कि भूमि निम्नीकरण प्रक्रिया को पलटा जा सकता है। सुखो-माजरी में वन घनत्व 1976 में कितना था? 13 प्रति हेक्टेयर था, जो 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। पर्यावरण के पुनर्जनन से अधिक संसाधन उपलब्धता, कृषि पशुपालन में सुधार के परिणाम स्वरूप आमदनी बढ़ती है। ये सब आप संसाधन में सुधार करेंगे तो आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ही, और समाज में आर्थिक समृद्धि भी आएगी। इससे क्या होगा कि आप अगर अच्छे से सब चीज मैनेज करके चलेंगे तो वो आपको लॉन्ग टाइम में फायदा देगी। अगर आप सोच रहे हैं अभी हमें तुरंत फायदा है, हम ये सारे वन काट ले, या हम सारा पानी यूज कर ले, या सारा खनिज पदार्थ निकाल ले खनन करके, क्योंकि हमें आज का देखना है, आज से 10 साल तक का देखना है, तो वो लॉन्ग टाइम में हमको नुकसान करेगा, है ना। जैसे बहुत ज्यादा अब इस समय क्या है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जल स्तर बढ़ता जा रहा है समुद्रों का। अब क्या है, कुछ देश जो ऐसे हैं, जो द्वीप हैं, उनके तो डूबने की नौबत आ गई है ना। क्यों? क्योंकि हमने तत्कालिक लाभ देखा है, लॉन्ग टाइम का लाभ नहीं देखा है। तो यही सब है, अगर आप सतत पोषण का वो अपनाएंगे, पॉलिसी अपनाएंगे, तो आप लॉन्ग टाइम में जो प्रकृति ने हमें प्रदत्त किए संसाधन, उनका उपयोग भी करेंगे, और आगे वाली जनरेशन को भी हम कुछ छोड़ के जाएंगे, कुछ दे के जाएंगे। तो अब हमने आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स।